हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष मालवीय अनवेरा ऑनलाइन स्कूल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे क्लास 11 की एग्रीकल्चर के बारे में, ठीक है, जिसमें अपना लेसन चल रहा था। जो सेकंड लेसन है मौसम एवं जलवायु का, वो अपना चल रहा था, जिसमें कल के वीडियो में अपन ने ओस, कोहरा, धूम कोहरा, पाले के बारे में लास्ट में बहुत अच्छे से पढ़ा था कि भाई पाले पड़ने की स्थिति क्या होती है। जनवरी के अंत तक पाला सबसे ज्यादा पड़ता है। पाला फसलों को नुकसान कैसे पहुंचाता है और पाला फसलों को नुकसान कैसे पहुंचाता है और पाले से अपन कैसे बच सकते हैं, बचाव के क्या उपाय किए जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन ने मेघ के बारे में पढ़ा था। मेघ अर्थात बादलों के बारे में पढ़ा था कि बादल कितने प्रकार के होते हैं, बादल क्या होते हैं और बादल कितने प्रकार के होते हैं। बादल 3 प्रकार के होते हैं। एक हमारे होते हैं ये तीसरी पंख वाले, एक पक्षमार्ग वाले और एक स्त्री मेघ होते हैं। 3 प्रकार के मेघ होते हैं, बादल होते हैं, जिनके बारे में अपन ने कल के लास्ट में पढ़ा था। ठीक है, अब आगे शुरू करते हैं अपन। मेघ जो बादल अपन ने पढ़ा था कल के क्लास में और कोहरा तो होता है, उनमें अंतर क्या होता है। तो मेघ और कोहरे के बीच अंतर अपन पढ़ते हैं। अगला है हमारा मेघ एवं कोहरे में अंतर। देखिए, मेघ और अगला इधर है हमारा कोहरा। क्या अंतर होता है दोनों में? तो देखिए, जो मेघ होता है उनका जो निर्माण होता है, जो बादल होते हैं वो अधिक ऊंचाई पर बनते हैं। इनका निर्माण क्या होता है? अधिक ऊंचाई पर बनते हैं। लेकिन कोहरा होता है वो धरातल से कम ऊंचाई पर होता है, पृथ्वी से कम ऊंचाई पर होता है। अर्थात संपर्क वाली पृथ्वी के धरातल के जो संपर्क वाली वायु राशि होती है, ठीक है, वहां तक ये बनता है। अर्थात पहला क्या है ये, अर्थात मेघ ये धरातल से अधिक ऊंचाई पर बनते हैं। धरातल से अधिक ऊंचाई पर बनते हैं। ये धरातल से संपर्क वाली जो वायु राशि में निर्माण होता है। ये धरातल के संपर्क वाली वायु राशि से निर्मित होता है। अर्थात इसका निर्माण तो बहुत पहले हो जाता है। दूसरी चीज, इनसे वर्षा होती है। जो मेघ होते हैं उनसे तो क्या होती है? बारिश होती है, जबकि कोहरे से वर्षा नहीं होती है। इनसे वर्षा होती है, इनसे वर्षा नहीं होती है, इनसे वर्षा नहीं होती, इनसे बारिश नहीं होती है। नेक्स्ट देखिए, तीसरी चीज,
इनमें जो जल के कणों की मोटाई होती है वो बड़ी होती है, बारिश की जो बूंदें होती हैं, मेघ से जो बारिश होती है उसकी बूंदें बड़ी होती है, जबकि कोहरे में जल कणों की मोटाई बहुत ही कम होती है। इनमें जल कणों की मोटाई अधिक होती है, इनमें जल कणों की मोटाई कम होती है, इनमें जल कणों की मोटाई क्या होती है? कम होती है। चौथा देखें, इनका निर्माण केवल संघनन क्रिया से होता है। इनका जो निर्माण होता है, बादलों का निर्माण केवल और केवल संघनन क्रिया से होता है, अर्थात जल वाष्प किसमें बदलती हैं? बादलों में बदलती हैं। ठीक है, जबकि इनका निर्माण क्या होता है? दो विपरीत राशियों, ठीक है, दो विपरीत जल राशियों के मिलने से होता है। इनका निर्माण संघनन क्रिया से होता है, जबकि इनका निर्माण दो विपरीत, दो तो नहीं, दो से अधिक राशियां भी हो सकती है, विपरीत जल राशियों के मिलने से होता है, जल राशियों के मिलने से होता है। फिर मेघ ऊर्ध्वाधर दृश्यता को प्रभावित करते हैं, अर्थात ऊपर की तरफ। हमें सामने तो एकदम, जब बादल आसमान में बादल होते हैं, मेघ होते हैं, तो हमें ऊपर क्या होता है, उन बादलों के ऊपर की तरफ क्या है वो हमें दिखाई नहीं देता, बादलों के ऊपर क्या है, लेकिन सामने की तरफ तो हमें क्षैतिज की दिशा में तो हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो ये ऊर्ध्वाधर दृश्यता को बाधित करते हैं, अर्थात प्रभावित करते हैं, ऊपर की दृश्यता को प्रभावित करते हैं। कोहरा क्षैतिज दृश्यता को प्रभावित करता है, कोहरा हमें ऐसे सामने की दृश्यता को प्रभावित करता है, ऊपर तो हमें एकदम साफ दिखाई देता है। यह ऊर्ध्वाधर दृश्यता को प्रभावित करता है। यह क्षैतिज दृश्यता को प्रभावित करता है, क्षैतिज दृश्यता को यह प्रभावित करता है। स्क्रीन शॉट ले पहले इसका। देखिए, यदि दिन में लगातार बादल छाए रहे लेकिन बारिश ना हो तो इससे फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए, लगातार बादल छाए रहे लेकिन
बारिश न हो इससे पृथ्वी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अब क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है? सॉरी, पृथ्वी पर क्या, इससे फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अब क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है? देखिए, जनवरी में मावठ के बादल अगर छाए रहे तो फसलों में कीट लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। पहला चीज, जनवरी में मावठ। अब मावठ क्या होती है आप जानते हैं, सर्दियों में होने वाली जो बारिश होती है उसे अपन मावठ कहते हैं। ठीक है, तो जनवरी में मावठ के समय बादल छाए रहे तो फसलों में कीट का प्रकोप बढ़ता है। कीट का प्रकोप बढ़ता है, अर्थात कीड़े मकोड़े ज्यादा लगते हैं, कीट ज्यादा लगते हैं अगर बादल छाए रहे और जनवरी में मावठ के समय बादल छाए रहे लेकिन बारिश ना हो। ठीक है, फसल देर से पकती है। बड़ी चीज ये है कि फसल देर से पकती है और उत्पादन लागत भी बढ़ जाती है। अगर फसल देर से पकेगी तो उसमें अपन को रोज की सिंचाई एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। जितना मान लो 3 महीने में पकनी थी और 4 महीने में पक रही है बादल छाए रहने के कारण, तो जो 1 महीना एक्स्ट्रा लगा है उस 1 महीने में हमें सिंचाई ज्यादा करने लगेगी, खाद उर्वरक ज्यादा डालने लगे, रक्षा के लिए बहुत सी चीजें करने लगे, तो उसमें अपने कई सारे एक्स्ट्रा पैसे लग जाते हैं, अर्थात उत्पादन लागत भी बढ़ जाती है। ठीक है, दूसरा प्रतिकूल प्रभाव क्या है? फसल देर से पकती है। जो फसल है वह देर से पकती है, जबकि तथा उत्पादन लागत भी बढ़ती है। उत्पादन की लागत भी क्या होती है? लगातार बढ़ती है। ठीक है, अब बादलों पे, अब सूर्य का प्रकाश आता नहीं है, बादल छाए रहते हैं, तो क्या होता है, जो दाने होते हैं फसलों के उनमें नमी बनी रहती है, सूखता नहीं है उनके अंदर का पानी, नमी बनी रहती है, जिससे मड़ाई, ओसाई और जो भंडारण में कठिनाई आती है। और नमी क्या होती है? नमी कीटों के लिए बहुत ही उपयुक्त वातावरण होता है। ठीक है, दानों में नमी बनी रहती है, जिससे मड़ाई, औसाई व भंडारण में कठिनाई आती है। भंडारण में क्या आती है? कठिनाई आती है। भंडारण में कठिनाई आती है। देखिए, ये तो थी हमारे, अगर बादल छाए रहे लेकिन बारिश ना हो तो फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं उनके बारे में। ठीक है, बुआई के बाद अगर बादल साफ रहे, अगर जो आकाश है एकदम साफ रहने से अंकुरण शीघ्र होने के साथ साथ क्या होता है, शुरुआती बढ़वार भी अच्छी होती है। जो शुरुआत की जो वृद्धि होती है पादप की, वो भी बहुत तेज गति से और अच्छी होती है अगर अंकुरण के बाद बादल साफ रहे। सॉरी, बुआई के बाद क्या हो, बुआई करने के बाद बादल साफ रहे, क्योंकि पहली बारिश होती है उसके बाद बुआई की जाती है, फिर बादल अगर साफ रहे तो जो पानी होता है सोखा हुआ मिट्टी द्वारा, उससे बीज का अंकुरण होता है। बुआई के बाद
बादल साफ, बादल तो नहीं, आकाश साफ रहने से अंकुरण शीघ्र होता है तथा अंकुरण क्या होता है? शीघ्र होता है तथा शुरुआती बढ़वार भी अच्छी आती है। जो शुरुआती बढ़वार होती है वो भी क्या होती है? बहुत ही अच्छी आती है। और आकाश साफ रहने पर दाने अच्छे पकते हैं, क्योंकि आकाश साफ रहेगा, सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो दानों के अंदर की नमी सूख जाएगी, जिससे वो अच्छे से पक जाते हैं। तो दाने अच्छे पकते हैं, स्वच्छ होते हैं, सुडौल होते हैं, मोटे होते हैं, मोटे आकार के होते हैं। दाने स्वच्छ रहते हैं, ठीक है, दाने अच्छे होते हैं, स्वच्छ सुडौल मोटे आकार के होते हैं और उपज भी अधिक होती है। आकाश साफ रहते हैं, ठीक है। आकाश साफ रहने से दाने अच्छे पकते हैं, स्वच्छ सुडौल और मोटे आकार के होते हैं तथा उपज भी अधिक होती है। उपज भी क्या होती है? अधिक होती है, अर्थात उत्पादन भी ज्यादा होता है। फिर अपन वर्षण, अगला जो हमारा टॉपिक है वर्षण या वर्षा, ठीक है। वर्षा के बारे में अपन पढ़ते हैं। वर्षा मानसून और जलवायु का जो अगला टॉपिक है हमारा, वर्षा या वर्षा। देखिए क्या होता है, अब संघनन की प्रक्रिया होती है, हम जानते हैं जलवाष्प होती है, वो संघनन की प्रक्रिया द्वारा कोहरे में किसमें बदलती है? जल के छोटे छोटे कणों के रूप में बदलती है। जब बड़ी कणों के रूप में ये बदल जाती है तो बूंदे या हिमकण जो आंशिक बड़े होकर, अधिक बड़े होने के कारण क्या होते हैं? वायु में अधिक बड़े और भार में ज्यादा होने के कारण क्या होते हैं? वायु में निलंबित नहीं रह पाते, तैर नहीं पाते और वो जमीन की तरफ गति करते हैं। तो इसे अपन क्या कहते हैं? बारिश कहते हैं। देखिए संघनन प्रक्रिया से बने जल की बूंदे या हिमकण, जो संघनन प्रक्रिया से बनी जल की बूंदे या हिमकण जो अधिक बड़े, जो क्या होते हैं? अधिक बड़े होने पर वायुमंडल में निलंबित नहीं रह पाते, बड़े होने के, अधिक बड़े होने के कारण वायु में निलंबित नहीं रह पाते हैं। वायु में क्या होते हैं? निलंबित नहीं रह पाते हैं तथा तरल या ठोस रूप में धरातल पर गिरते हैं तथा तरल या
ठोस रूप में धरातल पर गिरते हैं। अतः संघनन क्रिया से बड़े आकार की जो बूंदें बनती है हिमकण, ठीक है, जो हिमकण बड़े आकार की बूंदे, हिमकण जो अधिक बड़े होने के कारण क्या होता है, जमीन में वातावरण में, वायुमंडल में निलंबित नहीं रह पाते, वहां पर इकट्ठे नहीं हो पाते, तैर नहीं पाते हैं, ठीक है, और धरातल की तरफ गिरने लगते हैं। इसे वृष्टि या वर्षण कहते हैं। इसे अपन क्या कहते हैं, इसे वृष्टि या वर्षण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम, वृष्टि या वर्षण कहते हैं। इसे वृष्टि या वर्षण कहते हैं। अब वर्षा के अनुकूल प्रभाव क्या है और वर्षा के प्रतिकूल प्रभाव भी है, ठीक है। वर्षा लाभदायक भी है, लेकिन कम, एक सीमा से कम और सीमा से ज्यादा हो तो ये हानिकारक भी है। तो देखिए, स्क्रीन शॉट ले पहले आप। देखिए, वर्षा के प्रतिकूल प्रभाव, अनुकूल प्रभाव, वर्षा के अनुकूल प्रभाव। वर्षा के अनुकूल प्रभाव में पहला जो प्रभाव है, अगर जून के अंतिम सप्ताह या जुलाई के प्रथम सप्ताह में बढ़िया बारिश हो जाती है, ठीक है, फसलों के समय पर हो जाती है, ठीक है, अगर बढ़िया बारिश हो जाए, जून के अंतिम सप्ताह या जुलाई के प्रथम सप्ताह में बारिश हो जाती है तो फसलों की बुआई समय पर हो जाती है। क्योंकि इस समय जब बारिश होती है तो जमीन में नमी हो जाती है, और जमीन में नमी होने के बाद क्या होता है, उसमें बुआई आसानी से हो जाती है और समय पर हो जाती है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, जून के लास्ट या जुलाई के अंतिम सप्ताह में बहुत ही कम जगहों पर, बहुत ही कम स्थानों पर क्या होती है, बारिश होती है, ठीक है। तो लेकिन अगर हो जाए तो ये बारिश का अनुकूल प्रभाव है। पहली चीज, जून के अंतिम सप्ताह या जुलाई के प्रथम सप्ताह में बारिश होने से, जून के अंतिम सप्ताह या जुलाई के प्रथम सप्ताह में बारिश होने से बुआई, बुआई समय पर हो जाती है। बुआई, पहली बात तो समय पर हो जाती है, बढ़िया अच्छे से बुआई हो जाती है। दूसरी है, बुआई के समय वर्षा होने के बाद, ठीक है, बुआई के समय बारिश होने के बाद अगर कई दिनों तक, काफी दिनों तक मौसम साफ रहे, सूर्य का प्रकाश मिलता रहे, बारिश ना हो, तो इससे बीजों का अंकुरण शीघ्रता से और अच्छे से होता है। तो बुआई के समय बारिश होने के बाद कई दिनों तक
मौसम साफ रहे तो अंकुरण तो क्या होता है? अंकुरण शीघ्रता से होता है। जो बीजों का फूटना है और उनमें से कलिकाओं का निकलना है, बीजों के अंदर से पौधे का निकलना होता है, बीजों का फूटना जो अंकुरण क्रिया होती है वो शीघ्रता से होती है। अगर फसल वृद्धि काल में 14 से 15 दिनों के बीच जब फसल वृद्धि कर रही है, अंकुरण के बाद क्या होता है? पौधे की वृद्धि होती है, पौधा वृद्धि करता है। तो अगर जो उसका वृद्धि काल है उसमें 14 से 15 दिन के अंतराल में बारिश होती रहे, आज बारिश हुई है, अगली 14-15 दिन बाद और बारिश हो, फिर अगले 14-15 दिन बाद और बारिश हो, तो ये फसल के लिए अत्यधिक लाभदायक है। फसल के वृद्धि काल में, फसल का जो वृद्धि काल होता है, फसल के वृद्धि काल में यदि 14-15 दिन के अंतराल में वर्षा होना अच्छा रहता है, वर्षा होना अच्छा रहता है, बारिश होना बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है। चौथा है, अगर सितंबर माह में अच्छी वर्षा होती है तो रबी की फसलें अच्छी होती है। जो रबी की फसलें होती है सितंबर, जो सर्दियों से पहले, सर्दियों में जो फसलें बोई जाती है, अगर सितंबर माह में बारिश हो जाए तो सर्दियों की जो फसलें होती है रबी की, उनको आसानी से बोया जा सकता है। तो देखिए, सितंबर माह में वर्षा होने से रबी की फसल अच्छी रहती है। रबी की फसल क्या रहती है? अच्छी रहती है। ठीक है। दिसंबर जनवरी, ठीक है। अब दिसंबर जनवरी में मावठ होने पर रबी की फसलों पर दाने का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। देखिए क्या कह रहा है कि दिसंबर एवं जनवरी में मावठ यदि होती है, ठीक है, होने पर क्या होता है? रबी की फसलों पर दाले का प्रभाव नहीं पड़ता है, पाले का प्रभाव नहीं पड़ता। अगर दिसंबर और जनवरी में बारिश हो जाए, जो मावठ होती है सर्दियों में, ठीक है, वो अगर हो जाए तो पौधे पर पाले का प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि ऊपर की सारी वातावरण की नमी कहाँ आ जाती है? नीचे की तरफ आ जाती है। ठीक। दिसंबर जनवरी में मावठ होने पर फसलों पर पाले का प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या नहीं पड़ता है? पाले का प्रभाव नहीं पड़ता है। पाले का बिल्कुल ही प्रभाव नहीं पड़ता है। ये अनुकूल प्रभाव में है। अगला है हमारा देखिए, खड़ी फसल में दाने की दूधिया अवस्था में वर्षा होने पर, जो दाने की दूधिया अवस्था होती है अर्थात कच्चेपन की जो अवस्था होती है, जब फसल खड़ी और दाना पूरा पका हुआ नहीं होता है, तो खड़ी फसल में दाने की दूधिया अवस्था में वर्षा होने से दाने सुडौल व मोटे होते हैं। ठीक है, मोटे बनते हैं और उपज अधिक होती है। खड़ी फसल के दाने की
दूधिया अवस्था में, खड़ी फसल के दाने की दूधिया अवस्था में, दाने की दूधिया अवस्था में खड़ी फसल के दाने की दूधिया अवस्था में वर्षा होने पर दाने मोटे व सुडौल होते हैं तथा दाने मोटे व सुडौल होते हैं तथा उपज अच्छी रहती है। उपज क्या रहती है? अच्छी होती है। ये तो हो गए वर्षा के अनुकूल प्रभाव, ठीक है। अब वर्षा की फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव क्या है? वर्षा की फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव देखिए, अनावृष्टि, बिल्कुल ही वर्षा नहीं, अतिवृष्टि, बहुत ज्यादा बारिश हो जाए तो भी नुकसान है, बहुत कम बारिश हो तो भी नुकसान हो, ठीक है। अवृष्टि, बारिश ना भी हो तो भी नुकसान, ठीक है। और अनिश्चित समय पर या अनिश्चित वृष्टि होती है, कोई फिक्स नहीं है, कभी भी बारिश हो जाती है, कभी नहीं होती है, तो भी नुकसान। अर्थात अनावृष्टि का भी नुकसान है, कम बारिश होने का भी नुकसान है, ज्यादा बारिश होने का भी नुकसान है, बारिश नहीं होने का नुकसान भी है, और अनिश्चित समय पर बारिश होने का भी नुकसान है। तो प्रतिकूल प्रभाव क्या पड़ते हैं देखिए, स्क्रीनशॉट लेकर। देखिए, अब वर्षा के प्रतिकूल प्रभाव अपन पढ़ते हैं। अगला है हमारा वर्षा के प्रतिकूल प्रभाव, जिसमें अब वर्षा के प्रतिकूल प्रभाव में अपन पढ़ेंगे अनावृष्टि, ठीक है। अनावृष्टि, जब बारिश बिल्कुल ही ना हो, अनावृष्टि, ठीक है। दूसरी है अतिवृष्टि, क्या है अतिवृष्टि। तीसरा है अवृष्टि, अगर बारिश हो ही ना तो। अतिवृष्टि, ज्यादा कम बारिश हो, ज्यादा वृष्टि हो, बारिश हो भी ना, ठीक है। और असमय वृष्टि, असमय वृष्टि, इन चार टॉपिकों के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है अनावृष्टि। क्या है? अनावृष्टि, अर्थात बारिश कम होने पर, सॉरी, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे अतिवृष्टि। अतिवृष्टि, अतिवृष्टि, अतिवृष्टि क्या होती है देखिए। अतिवृष्टि, जब खेत में, जब क्या होता है देखिए, खेत में अधिक समय तक पानी रहने से क्या होता है, खेत के ऊपर प्रभाव क्या पड़ता है, प्रतिकूल प्रभाव इस अतिवृष्टि का, ज्यादा पानी रहने से खेत में अधिक समय तक पानी रहने से, खेत में क्या होता है, अधिक समय तक पानी रहने से जड़ क्षेत्र में वायु संचार प्रभावित होता है। अगर खेत में ज्यादा टाइम तक पानी रहेगा तो जो वायु है वो जमीन के अंदर नहीं जा पाएगी, जो वहां पर जड़ का क्षेत्र है वहां पर वायु का संचार नहीं हो पाता है तथा पत्तियां पीली पड़ जाती है। पानी रहने से जड़ क्षेत्र में
वायु का संचार प्रभावित होता है तथा पत्तियां पीली पड़ जाती है। पत्तियां क्या हो जाती है? पीली पड़ जाती है। पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। ठीक है। पोषक तत्वों की वृद्धि में कमी आती है। जो पोषक तत्वों की वृद्धि की कमी से पादप वृद्धि नहीं हो पाती है। अब जमीन में पानी कम रहेगा तो जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का यौगिकीकरण नहीं होगा, अर्थात नाइट्रोजन नाइट्राइट में नहीं बदली जाएगी, क्योंकि पानी के अंदर तो जा नहीं सकती। ठीक है। तो जड़ और उनको नाइट्राइट में बदलने वाले यौगिक होते हैं, वो जड़ों में होते हैं। ठीक है। तो पानी ज्यादा होने से क्या होता है? पोषक तत्वों की वृद्धि, पौधों के तत्वों की वृद्धि की कमी से, पोषक तत्वों की कमी से क्या हो जाता है? वृद्धि में कमी आती है, पादप वृद्धि में कमी आती है। पोषक तत्वों की कमी से पादप वृद्धि प्रभावित होती है। पादप वृद्धि क्या होती है? प्रभावित होती है। ठीक है। अगला है, खेत में पानी भरा रहता है। ठीक है। खेत में पानी भरा रहने से लगातार अगर बारिश हो, अतिवृष्टि ज्यादा पर, क्योंकि आगे का पानी सोख ही नहीं पा रही है जमीन, फिर से बारिश हो जाती है, अतिवृष्टि। ठीक है। तो खेत में पानी भरे रहने से मृदा का ताप बढ़ जाता है। जो मृदा की जो ताप होता है, जो गर्माहट होती है, ताप होता है, वो घट जाता है। खेत में पानी भरा रहने से मृदा का ताप घट जाता है। मृदा का ताप क्या होता है? घट जाता है। मृदा का ताप घट जाता है और मृदा में उपस्थित जो लाभप्रद जीवाणु होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। मृदा में उपस्थित लाभप्रद जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। ज्यादा पानी रहने से नष्ट हो जाते हैं। ठीक है। अब इनके बचाव क्या है, देखिए बचा कैसे जा सकता है। अब ज्यादा पानी है तो अपन क्या कर सकते हैं? पानी के उचित निकास की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है। तो अतिवृष्टि, पहले तो अतिवृष्टि, जो ज्यादा बारिश को सहन कर सकते हैं वैसी फसलों के किस्मों को बोना चाहिए, जैसे धान, जूट, गन्ना, इनको बोना चाहिए। ठीक है। जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए और जल निकास के बाद हल्की जुताई कर देनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि पानी पड़े रहने से वो परत बन जाती है, उस परत को तोड़ना भी जरूरी है। देखिए अति वृष्टि सहनशील, जो अतिवृष्टि सहनशील फसलों धान, जूट, कपास, ठीक है, गन्ना का उपयोग करना चाहिए, अर्थात बोना चाहिए। जल निकास की उचित व्यवस्था करनी चाहिए। जल निकास की उचित व्यवस्था करनी चाहिए और जल निकास के बाद क्या करना चाहिए? हल्की जुताई कर उर्वरक या कार्बनिक खाद का उपयोग करना चाहिए। जल
निकास के बाद जल निकास के बाद क्या करना चाहिए हमें? जल निकास के बाद हल्की जुताई कर कार्बनिक खाद देनी चाहिए। क्या करना चाहिए? कार्बनिक खाद देनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, ये तो थी हमारे अतिवृष्टि के बारे में कुछ जानकारी। अब अपन पढ़ते हैं असमय वृष्टि असमय वृष्टि के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो ओलावृष्टि के बारे में भी अपन पढ़ लेते हैं। अगला है हमारा ओलावृष्टि। पहले इसका स्क्रीन शॉट ले आप। ओले अर्थात हिमकण जो बारिश के समय बर्फ के बड़े बड़े कण गिरते हैं, तो उनसे भी क्या प्रभाव पड़ता है। दूसरा अपन देख लेते हैं ओलावृष्टि। ओलावृष्टि अब इसकी उत्पत्ति कैसे होती है? इसकी उत्पत्ति वायुमंडल में जलवाष्प का किसमें बूंदों का जब तापक्रम हिमांक या जमाव बिंदु तक आ जाता है, ठीक है, जलवाष्प का तापमान, वायुमंडल का तापमान क्या हो जाता है? हिमांक बिंदु तक आ जाता है। हिमांक से कम रूप में होने पर बर्फ के रूप में क्या हो जाती है? जलवाष्प डायरेक्ट बर्फ में बदल जाती है। ऊर्ध्वपातन क्रिया द्वारा किस में बदल जाती है? गैस से डायरेक्ट ठोस में बदल जाती है। देखिए इसकी उत्पत्ति, इसकी जो उत्पत्ति होती है वायुमंडल में, वायुमंडल में जलवाष्प बूंदों का तापक्रम, जलवाष्प बूंदों का तापक्रम हिमांक से कम होने पर वर्ष जो बर्फ के रूप में होने पर, बर्फ के रूप में जम जाने से होती है, जम जाने से होती है। इनका जो व्यास होता है, बर्फ के गोल आकार के कणों के रूप में होती है, तो इनका कुछ ना कुछ तो व्यास होता है। तो इनका व्यास होता है 5 से 50 मिलीमीटर तक। इनका जो व्यास होता है वो 5 से 50 मिलीमीटर तक होता है। 5 से 50 मिलीमीटर तक होता है, ठीक है। अब इनका प्रतिकूल प्रभाव क्या है? इनका पौधे पर प्रतिकूल प्रभाव क्या होता है? ओले गिरने से, ये जो ओलावृष्टि होती है, ये ओले गिरने से क्या होता है? जो पौधे की बालियां होता है, फल होते हैं, फूल होते हैं, पौधे की टहनियां टूट जाती हैं, फल व फूल गिर जाते हैं। तो प्रतिकूल प्रभाव क्या है इसके? ओले गिरने से पौधे की बालियां, पौधे की जो होती है क्या, बालियां, पौधे की बालियां, फूल
फूल तथा पौधे की टहनियां गिर जाती हैं। पौधे की टहनियां क्या हो जाती हैं? गिर जाती हैं। फूल व फल भी गिर जाते हैं। फल व फूल गिर जाते हैं। फूल व फल भी गिर जाते हैं। बचाव कैसे किया जा सकता है? बचाव, अब ओलावृष्टि का बचाव क्या किया जा सकता है? ठीक है, अधिक देखिए, इनका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता तो बचाव करना क्या होता है? मुश्किल होता है भाई। इनका कोई अपन अनुमान थोड़ी लगा सकते हैं कि कल 4 दिन बाद, या भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता, मौसम विज्ञान वाला भी नहीं कर सकता कि 4 दिन बाद क्या होगी, ओलावृष्टि होगी, ऐसा कह ही नहीं सकता। 4 दिन बाद बारिश का कह सकता है वो वातावरण के, या आने वाले समय में बारिश का बता सकता है, ओलावृष्टि का नहीं बता सकता। इनका कोई अनुमान नहीं लगा सकता, इसलिए प्रभावी तरीका नहीं है। ठीक है, बचाव क्या है? बचाव देखिए, इनका कोई अनुमान नहीं लगा सकता, इसलिए कोई प्रभावी तरीका नहीं है। कोई प्रभावी तरीका इनका नहीं है। कोई भी प्रभावी तरीका नहीं है। कोई प्रभावी तरीका नहीं बता सकते, क्योंकि अनुमान ही नहीं होता है कि हम ये कर रहे कि 4 दिन बाद, मान लो 5 दिन बाद बोल देगा, अनुमान लगा सकते हैं कि 5 दिन बाद पाला पड़ने वाला है या कल सुबह पाला पड़ने वाला है, तो अपन क्या कर सकते हैं? उससे कुछ बचाव के उपाय कर सकते हैं, लेकिन हमें इनका पता ही नहीं चलता है। ठीक है, कृषि मौसम अनुसंधान के संपर्क में रहना चाहिए। थोड़ी बहुत जानकारी अगर कृषि मौसम अनुसंधान से हमें बारिश के बारे में मिल सकती है, तापमान से, तो हम बच सकते हैं। तो इसके लिए बचाव में हमें क्या करना चाहिए? कृषि मौसम जो अनुसंधान केंद्र के संपर्क में रहना चाहिए। ये है ओलावृष्टि के बारे में। फिर अनावृष्टि, असमय वृष्टि, ठीक है, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे आने वाली क्लासों में। स्क्रीनशॉट ले पहले आप इसका। देखिए, आज की क्लास में अपन ने मेघ और कोहरे में अंतर पढ़े, फिर अपन ने पढ़ा था वर्षण, अपन ने शुरू किया था बादलों के बारे में, कुछ प्रतिकूल प्रभाव, ज्यादा बादल छाए रहे लेकिन बारिश ना हो तो उससे क्या प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है, वो अपन ने पढ़ा। फिर वर्षा अपन ने शुरू की, वर्षा में अतिवृष्टि के बारे में अपन ने पढ़ा और ओलावृष्टि के बारे में पढ़ा। आने वाली क्लास में अपन अनावृष्टि और असमय वृष्टि के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ जो भी आज पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई अपनी कंटिन्यू जारी रखिए। खुद के लिए नहीं तो अपने माता पिता के सपनों के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखें। और जो संस्थाएं और केंद्र विद्यालय आपके लिए क्या ऑनलाइन क्लासेस और मेहनत करके बनवा रहे हैं, उनके साथ कंटिन्यू जुड़े रहें। घर में रहें, सेफ रहें, कोरोना से बचे। थैंक यू।